सर जैसे ये जो आज के युवा कलाकार हैं तो क्या इन्हें क्लासिकल बेस के बिना भी गजल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपको क्या लगता है इनको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? देखिए क्लासिकल अगर सीखेंगे हाँ तो जो मुर्गियां जो हरकतें हैं हाँ। वो निकालने में आसानी तो रहती है। सर जैसा हम देखते हैं कि आज के ज़माने में गज़ल सुनाने वालों की संख्या पहले से काफ़ी कम हुई है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या समाज की तरफ से एक डिक्लाइन है या फिर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है? क्या आपको लगता है? गजल रूह की ग़िज़ा है, गजल में डूबना पड़ता है। जी। जब डूबेंगे तो जो शायर जो लिखता है ना, उस एक मैं बात कहना चाहूंगा, बहादुर शाह जफर का नाम सब जानते हैं, हिंदुस्तान के बादशाह जी। और उन्होंने रंगून की जेल में कितनी रातें पत्थर पर करवट बदली, तब जाके वो शेर निकला कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए और 2 गज जमीन ही ना मिली कुएं यार। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कनपुरिया डायरीज में हम हर बार कुछ ना कुछ डिफरेंट और अलग अलग टॉपिक्स लेकर आते हैं। इस बार हमारे साथ कला के क्षेत्र में नाम कमा चुके एक बेहद अजीज, हम सब पूरे कानपुर के अजीज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कई पदों पर सुशोभित हो चुके हैं। इसके पहले वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी एक ऊंचे पद पर थे। कानपुर की नाट्य अकेडमी में भी आपने सेक्रेटरी का पद सुशोभित किया हुआ है, लेकिन उनका मन इन पदों पर ना लगकर पूरी तरीके से कला के क्षेत्र में रमा रहा, जिसका परिणाम ये निकला कि वो कानपुर के एक नामी ग्रामी गजल गायक बन गए। ऐसे हैं हमारे साथ आज हमारे पॉडकास्ट के चीफ गेस्ट। स्वागत है गजलकार श्री प्रदीप श्रीवास्तव जी का। नमस्कार सर, आज हमने बहुत सारी तैयारियां की हैं। जैसे कि सभी जानते हैं कि संगीत के क्षेत्र में बहुत सारी संघर्ष का, चुनौतियों का, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये पॉडकास्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि जो बच्चे इस क्षेत्र में आना चाहते हैं या जिन व्यूवर्स का इसमें इंटरेस्ट है, तो वो जाने कि एक संगीतकार के क्षेत्र में जब वो इस करियर को ऑप्ट करता है तो उसमें क्या परेशानियां, क्या संघर्ष, क्या चुनौतियां आती हैं। तो कई सारे क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं, उम्मीद है कि आप सबका जवाब देंगे। तो सबसे पहले तो एक आपकी पर्सनल लाइफ से ही हम क्वेश्चन पूछेंगे कि आपका रुझान संगीत की इस दुनिया में, इस महफिल में कैसे चला गया? मतलब आप एक इतने बड़े पद पर थे, आपने वो सब छोड़ा और आप एकदम से इसमें आपने मतलब बिल्कुल से चेंज कर दिया अपना। ऐसा कोई मोड़ आया जिंदगी में जिसकी वजह से आपने गजल का क्षेत्र आपने चुना, संगीत का क्षेत्र चुना? तो उसके बारे में व्यूअर्स को बताइए सर। ये जो सुर होता है जी। वो हर एक को नहीं मिलता जी। ईश्वर कुछ लोगों को सुर देता है और उसके बाद उस सुर का उपयोग कैसे किया जाए। शुरुआती दौर में, हमारे दौर में, कि मैं बता रहा हूँ कि जब मैं गाना सुन के आता था, म्यूजिक पार्टी सुन के आता था, तो घर में मार पड़ती थी कि नचैया बनेगा, गवैया बनेगा। उस जमाने में संगीत को हेय दृष्टि से देखते थे। और आज के जमाने में माँ बाप चाहते हैं उनका बच्चा किसी न किसी संगीत की विधा में पारंगत हो। उसके ऊपर बहुत खर्चा करना है उसको ट्रेन करने के लिए। तो हम लोग उस पीरियड के हैं कि जब हमें मार पड़ती थी गाने संगीत को नजदीक जाने के लिए, लेकिन वो शौक लगा रहा। और जब मैंने 1980 में मुझे सिंगर 1980 का अवार्ड मिला। उस समय मैंने गजल गाई थी, सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। और मेरा कोई भी ऐसा वेल विशर नहीं था, क्योंकि बड़े बड़े लोग वहाँ कंपटीशन में थे। उस समय कोई चैनल नहीं चलते थे। जी। और यही रोटरी, लायंस, ऐसे कंपटीशन होते थे, बड़े क्रेजी कंपटीशन था। तो जब मुझको मिला तो वो क्षण मेरे लिए टर्न करने वाला था कि अनएक्सपेक्टेड फर्स्ट प्राइज सिंगर 80 का अवार्ड मिला।
तो वहीं से मेरा रुझान गजलों की तरफ हुआ और धीमे धीमे करते 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 जी 1982 में मेरा मैं 1982 में मेरे पीर हजरत मंजूर आलम शाह साहब से मैं जुड़ा। अच्छा उनको संगीत का बड़ा शौक था, बहुत बड़े राइटर, बहुत हम्म वो एक दूसरी दुनिया के। अच्छा उन्होंने मुझको एक नाम दिया, रौनक कानपुरी। अच्छा उन्होंने मुझे गजल लिखना सिखाया और जो मुझे गाना कैसे गाया जाता है, उन्होंने किस ऐसा गाना गाओ जो तासीर पैदा हो, दिमाग से नहीं। जब आप दिल से गाएंगे तो गाने में असर होगा, दिमाग से गाएंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, जैसे गाने चल रहे हैं प्रेजेंट टाइम, जितने भी गाने चल रहे हैं दिमाग वाले चल रहे हैं। ऑटो ट्यून लगा दिया, वो गाना रिकॉर्ड होके बन गया, सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन जो दिल वाले गाने हैं, छू लेने दो नाजुक होठों को, आपके हसीन रुख, जितने भी गाने आप आज भी वो एवरग्रीन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप ही आइन नैनन में तो है पलक ढांप मैलू, ना मैं देखूं खैर को। इसी में एक चीज हम और पूछना चाहेंगे कि आपकी सिंगिंग स्टाइल पे किन बड़े कलाकारों का सबसे ज्यादा प्रभाव रहा, और वो कौन सी बात थी जो आपको उन लोगों से अलग बना रही थी? देखिए, सबसे पहले हमने खूब सुना मेहदी हसन साहब, अच्छा, और उसके बाद जगजीत सिंह साहब। तो हमको जो गजल गायकी जो अच्छी लगी, वो दोनों में खरज में गाते थे, बेस के स्वरों में गाते थे, और सिलेक्शन ऑफ गजल जो होता था वो डिफरेंट होता था। जगजीत सिंह साहब ने उन गजलों को मॉडर्नाइज कर दिया। तो वो जब मॉडर्नाइज किया तो लोगों को पसंद आया। सुपर जगजीत सिंह साहब, मैं उनका फैन हूँ, और मेहदी हसन साहब। सर जैसे ये जो आज के युवा कलाकार हैं, तो क्या इन्हें क्लासिकल बेस के बिना भी गजल में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? आपको क्या लगता है, इनको क्या प्रिपरेशन करनी चाहिए? नहीं, देखिए, क्लासिकल अगर सीखेंगे तो जो मुर्किया जो हरकतें हैं वो निकालने में आसानी रहती है, और राग रागनी की जब जानकारी होती तो राग रागनियों के ऊपर जो बेस कंपोजिशंस होती है गजलों की, तो उसको गाने का अलग मजा मिलता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, सुर सही होना चाहिए। अगर आपके पास सुर सही नहीं है और राग रागनियों का बहुत ज्ञान है तो बेकार है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो सबसे पहले सुर साथी, अगर आप सुर सद गया, अच्छे सुर लगने लगे, तो फिर राग रागनी को सीखने में, तैयार करने में। तो आप सिखाते भी हैं सर? लाइट वोकल सिखाते हैं। अच्छा। हमारा प्रयत्न ये रहता है कि सुर सही हो। सुर सही हो। बच्चों का मतलब मेन फोकस सुर बच्चों नहीं, मेरे पास सीनियर अच्छा। एक 76 साल की लेडी है, अच्छा, एक 65 ईयर्स की बहुत सीनियर रेप्यूटेड पर्सनालिटी कानपुर शहर की है। अच्छा। और मैं कह देता हूँ कि अगर मैं छोड़ रहा हूँ तो परेशान हो, ठीक है नहीं, आप मत जाइए सब में। तो सर एक चीज पूछना चाहेंगे, ये जो गजल है, ये आप इसको सिर्फ संगीत मानते हैं या जीने का एक नहीं, हर गजल के हर शेर में जीने का एक मैसेज मिलता है। जैसे किसी ने मेरा दिल तोड़ा और मैं उससे बात नहीं करना चाहता हूँ, सीधा शेर है, सुना दीजिए एक। कि जब चाहा जज्बात से खेला, जब चाहा दिल तोड़ दिया। वाह, जब चाहा जज्बात से खेला, जब चाहा दिल तोड़ दिया, हमने भी ऐसे लोगों से मिलना जुलना छोड़। और शेर सुनिए, जी। जैसे बहुत अच्छी दोस्ती है, किसी छोटी सी बात पे दोस्ती टूट गई, या उसने कुछ ऐसा कह दिया, ये शेर जीने का सहारा रहते हैं। जी कि एक जरा सी बात पर, वैसे खातिर गजनवी साहब का ये शेर है, गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए। गो जरा सी बात पर बरसों के याराने गए,
लो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग पहचानेंगे। क्या ऐसे नहीं सैकड़ों हजारों शेर है जो मौके पे, मैं जैसे किसी से दोस्ती करता हूँ, सीधी सी बात है, दोस्ती जब किसी से की जाए दुश्मनों पे भी रह ली जाए। क्या क्या बहुत बढ़िया। दिल खुश हो गया। ऐसा पॉडकास्ट होना चाहिए, क्यों रानू? बहुत सही। तो सर जैसा हम देखते हैं कि आज के ज़माने में गज़ल सुनाने वालों की संख्या पहले से काफ़ी कम हुई है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये क्या समाज की तरफ से एक डिक्लाइन है या फिर ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है? क्या आपको लगता है? देखिए गजल रूह की गिज़ा है, गजल में डूबना पड़ता है। जी। जब डूबेंगे तो जो शायर जो लिखता है ना, उस एक मैं बात कहना चाहूंगा, बहादुर शाह जफर का नाम सब जानते हैं, जी हिंदुस्तान के बादशाह। जी और उन्होंने रंगून की जेल में कितनी रातें पत्थर पर करवट बदली होगी, तब जाके वो शेर निकला कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए और 2 गज जमीन ना मिली कुएं यार। जब इस शेर की गहराई को आप समझेंगे कि एक हिंदुस्तान का बादशाह कितनी रातें उसने तड़पी होंगी पत्थर के ऊपर, जंजीरों से जकड़ा हुआ, और तब उसने यहाँ से शेर निकला कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए और 2 गज जमीन ही ना मिली कुएं यार में। तो अब जब इस दर्द को आप समझेंगे, इस दर्द के साथ जब आप गाएंगे तो वो तासीर अलग होगी। इसको समझना ही सबसे बड़ी बात है। और आज के गजल के लोग लिरिक को समझते नहीं है। हाँ आती क्या खंडाला हाँ 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 बिल्कुल हिट हो रहा है गाना, हाँ तो क्या करेंगे? सही, कटी रात आज तू आई नहीं, यही सब गाने हिट हो रहे हैं। तो वो जो लिरिक गजल एवरग्रीन है, वो बिल्कुल हाथी चाल चलती रहती है, वो कभी लुप्त नहीं होगी। ये संगीत लुप्त हो जाएगा, लेकिन गजल अपनी जगह रहेगी। तो जी हाँ, जैसे कि आपका जो सबसे यादगार परफॉर्मेंस जो रहा है, उसमें कुछ ऐसी गलती कभी कुछ हुई है जिससे इस तरीके से जो आपने लगा हो कि आज हमने स्टेज में ये गलती कर दी, ऐसा कोई परफॉर्मेंस हुआ कभी? जी गलती नहीं तो मैंने नहीं की है, लेकिन जब हमारा शो अच्छा नहीं होता है हाँ। तो मैं बहुत मायूस होता हूँ, अच्छा। और फिर मैं उस पर मनन करता हूँ कि क्यों, क्या कारण है। अच्छा। क्योंकि एक प्रोग्राम में डिफरेंट ऑडियंस बैठी रहती है जी अलग अलग तरीके की। जी। कोई कहता है, मुझे बड़ा वो लगता है कि एक आईएएस और लॉबी का फंक्शन था, आपने मुझसे फरमाइश की गई थी चोली के नीचे क्या है, तो वो गाना मुझे नहीं आता था, एक सिंगर ने वहां उठा के गा दिया, तो फिर हमने कहा यार कलाकार को तो चौमुखाना था, ये मैंने भी तैयार किया। तो ये चीज है, कभी कभी मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन अब चूंकि ऑडियंस है, क्या मांग बैठे आज क्या फरमाइश कर बैठे, तो अगर फरमाइश पूरी नहीं किया या बहुत बेकार है, मजा नहीं आया। फरमाइश पूरी कर दिया यार, भैया बोला वो बढ़िया है। जी जी जी। तो फरमाइशों के उसमें हम लोग बंधे होते हैं। तो सर इस पे भी एक गजल कुछ सुनाइए, हमें एक शेर सुनाइए। हाँ, क्योंकि आपका शेर बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। देखिए क्या है ना, किसी भी काम में हाँ। जब तक आप डूबेंगे नहीं तब तक आपको आनंद नहीं आएगा, आपको होश न रहेगा। वो शेर है कि जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो, जो डूबना है तो इतने सुकून से डूबो कि आसपास की लहरों को भी पता न लगे। जब आप ईश्वर के सामने भक्ति करती है ना, उस समय आंख बंद करके रहती है, आपको कुछ होश नहीं रहता है, बिल्कुल वो आंख बंद करके बैठ, ये डुबाओ। जब ये समर्पण निश्चल निष्कपट भाव से आप अपने फन में, आप अपने कार में करेंगी, तो कार आज नहीं तो कल बोलेगा, बिल्कुल डेफिनेटली बोलेगा। सूरदास जी ने कहा है
अंधन को आंख देत कोरिन को काया, ये क्या है? उसमें कोई सर्जन तो थे नहीं, लेकिन आपके अंदर जो अटूट विश्वास, आस्था, समर्पण जब प्रभु के ऊपर करते हैं तो वो सब देते हैं जो आप चाहें। तो सर कई बार जैसे आप बता रहे हैं कि आप महफिलों में जाते हैं या फिर जैसे किसी फंक्शन में आपको बुलाया गया तो क्रिटिसिज्म भी होता होगा, कई बार आपको मेंटली थकावट भी हो जाती होगी, टेंशन भी मिल जाती होगी, तो ऐसी परिस्थिति किसी बच्चे के साथ भी आ सकती है, नए युवा कलाकारों के साथ भी, तो कैसे आप इन परिस्थितियों से निकलते हैं? क्या चिंतन मनन रहता है? ऐसा कोई संदेश कि अगर ऐसी स्थिति में कलाकार फंस जाए तो उसको क्या सोचना चाहिए, कैसे उस डिप्रेशन से बाहर आना चाहिए? देखिए, हर प्रोग्राम की ऑडियंस अलग होती है। जैसे मेरा कोई प्रोग्राम लगता है कि वो फंक्शन क्या है जी, उस फंक्शन के हिसाब से हम इंतखाब करते हैं गानों का। एक माइंड में एक लिस्ट बना लेते हैं कि आज मुझे ये गाने गाने हैं। फिर हम वहां पहुंचते हैं, वहां की ऑडियंस को देखते हैं, उसकी ड्रेस देखते हैं, उनके लेवल को देखते हैं। 2-4 गाने के बाद समझ में आता है कि ये इस लेवल के, तो वैसे ही गाने हम चालू कर देते हैं। और कोशिश करता है मेरा हर गाना सिक्सर हो, बाउंड्री चौवा वाले छक्का लगना चाहिए। मतलब ये एक मैसेज है युवा कलाकारों को कि आप एक एक चीज को पहले उसके ग्रैस्प कीजिए कि क्या वहाँ रिक्वायरमेंट है। हम जब जाते हैं प्रोग्राम में, जी, मैंने जो स्टेज पे देखा और जो हम अपना बता रहे हैं, हम साफ नहा धो करके, पूजा करके, हल्का सा नाश्ता लेके, बिल्कुल साफ कपड़े पहन कर तब स्टेज पे जाते हैं और हारमोनियम के ऊपर अपने इष्ट देव को रखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं, तब स्टार्ट करते हैं। आज के दौर में बच्चों लड़कों को नहीं हुई, जो कल पहने थे वही अभी पहने हैं, मुंह में मसाला भरा हुआ है। आप चेहरे को देखिए तो जितने बजाने वाले हैं सब पीछे मुंह में बजा रहे हैं, तबला बजा रहे, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आप बजा रहे हो, अच्छा बजा रहे हो। अरे ये मुद्रा दोष में आता है, संगीत में मुद्रा दोष होता है। अच्छा, अगर हम गाना गा रहे हैं कि आपके हंसी दुख पे आज नया नूर है, अब हम टेढ़ा मुंह बना के गाए तो वो नहीं। जब हम खुद करेंगे, आपके हंसी दुख पे आज नया नूर, तो वो सामने वाले को देख के लगे। तो रफी साहब को देखिए, जी, आज तक रफी साहब का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला। नहीं मिला, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिला, सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सर इसी में एक चीज, मतलब एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, क्या गजल में आवाज महत्वपूर्ण होती है या एहसास? दोनों। दोनों। आवाज को एहसास का अगर जोड़ देंगे वही तासीर बनती है। अच्छा, जब आप उसमें डूब जाते हैं ना, नहीं कोई भी गजल होती है तो गजल के शेरों में जैसे होठों से छू लो, तो हमने कम से कम 2000 बार कलाम को गाया होगा। अच्छा, लेकिन जब भी गाते हैं तो एहसास होता है, कोई अदृश्य एक प्यारी सी काल्पनिक कोई छवि है, तो हम हर शेर उसको शोध में देख के गाते हैं और उसको लगता है कि अब मैं उसके लिए गा रहा हूँ, सामने वाला समझता है मेरे लिए गा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसी कोई गजल जो आपके दिल के करीब हो तो लाइन सुनाइए। गजलें तो सब दिल के, लेकिन कुछ एक खास तो होती। देखिए गजलें, सारी गजलें मुझे बहुत पसंद है, जिनके शेर बहुत अच्छे हैं। हम सिलेक्शन करते हैं और ऑडियंस की फरमाइश देखते हैं। जैसे कल के प्रोग्राम में अब मुझसे फरमाइश की, मैरिज फंक्शन था, बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लेकिन नज्म है, गहरी नज्म है। उसके बाद फरमाइश आई, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा था। तो ये क्या फरमाइश आ जाए, हमको हर कलाम को ढूंढ के गाना पड़ता है। अभी मैंने एक कंपोजिशन बनाई है, एक यहाँ की जो मेरी स्टूडेंट है, शी इज 76 ईयर ओल्ड, वीना भल्ला। उन्होंने गीत लिखा कोई,
जो भी गीत या गजल जो भी लिखते हैं वो अपने किसी फीलिंग्स को देख सोच के लिखते हैं। अपने ऊपर फीलिंग्स हुई या जमाने के साथ हुई कहीं भी हो। उन्होंने गीत लिखा, वो गीत मुझे बहुत पसंद आया। हमने कहा कि ये गीत तो बहुत अच्छा है। और गीत जितनी लड़कियां हैं जो अब लेडीज बन गई है, एज हो गई है, उनके बचपन का गीत है, उनके किशोरावस्था का गीत। अच्छा। वो कैंटीन में बैठना, वो मस्ती में हवा में दुपट्टा उड़ाना, अच्छा। वो कनखियों से देखना, ये सब उन्होंने लिखा। इसकी धुन मैंने बनाई, हालांकि धुनें मिल जाती है कहीं ना कहीं। और आज मैंने ये भूलूंगी कैसे वो गुजरा जमाना, मैं भूलूंगी कैसे वो गुजरा जमाना, वो कॉलेज की कैंटीन में हंसना हंसाना, वो गीतों की महफिल, वो नगमे सुनाना, वो टेबल को तबला समझ कर बजाना, वो टेबल को तबला समझ कर बजाना, मैं भूलूंगी कैसे वो गुजरा जमाना। बहुत अच्छा लिखा बहुत। उन्होंने। वो शर्मा के दांतों में उंगली दबाना, वो नाजुक उम्र का था मौसम सुहाना, वो जुल्फे झटकना, जरा मुस्कुराना, और उन्हें देखकर अपनी पलकें झुकाना, बहुत सुंदर। मैं भूलूंगी कैसे वो गुजरा जमाना, वो रह रह के आंचल हवा में उड़ाना, निगाहों निगाहों में बातें बनाना, सैलियों से जमाने की नजरों से खुद को बचाना, वो कातिल अदा से जरा मुस्कुराना, मैं भूलूंगी कैसे वो गुजरा था। बहुत अच्छा लिखा। वेरी नाइस। एक राइटर समझ सकता है इसको कि ये किस भाव में फिर मैंने इसको धुन बनाया जी। और फिर मैंने वो सिखाते हैं, उसकी रिकॉर्डिंग अपने साथ करी। तो सर जैसे आप जो सॉन्ग गाते हैं तो क्या इसको लिखते भी आप हैं, खुद ही कंपोज करते नहीं, हैं? कुछ गजलें हैं जो हमने करीब 250 गजलें लिखी हैं। अरे वाह। और बहुत लोग पीछे पड़े हैं कि आप किताब से पढ़िए। एक्चुअली जो मेरे पीर साहब थे वो साल में 4 मुशायरे करते थे। अच्छा। अच्छा। तो हम जो भी लिखते हैं, जो मेरी खूबसूरती जो है, जैसे आंखें हैं, तो मेरे गुरु जी की आंखों से बढ़िया किसी की आंखें नहीं। उनके बाल लंबे लंबे बाल थे, अच्छा। उससे बढ़िया किसी के बाल नहीं। अच्छा। जब वो बोलते थे उनके लब थिरकते लरसते थे, तो उनसे अच्छे मुझे लब किसी के अच्छे लगते नहीं। तो मेरा इश्क मेरे गुरु, अरे बहुत बहुत हम उनको देख के जहन में कोई बात आती है। जैसे एक बहुत पॉपुलर गजल है डॉक्टर नवाज देवबंदी की, जी। तेरे आने की जब खबर महके, तेरी खुशबू से सारा घर महके। इसका एक शेर है कि वो घड़ी दो घड़ी जहां तुम बैठे, वो घड़ी दो घड़ी जहां तुम बैठे, वो जमीन महके, वो शजर महके, शजर पेड़ हो गए। तो मैं जब भी इसको गाता हूँ तो मुझे ख्वाजा गरीब नवाज का दरबार दिखता है, और उसके सामने जो पेड़ है, उस पेड़ के नीचे मेरे पीर साहब सुबह बैठ जाते थे, हम लोग वही बैठे, तो मुझको मंजर वही दिखता है। तो मुझे अब आपका इश्क कहाँ है? अगर कृष्ण कन्हैया की तरफ है, जिसकी तरफ है, आप उसको उस निगाह से शबाब की नकाब गुम बड़ी हसीन जैसे आजकल ये सोशल मीडिया का इम्पैक्ट है, आजकल इंस्टा का ज़माना है और इंटरनेट पे चीज़ें छाई हुई हैं तरह तरह का। इसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी भी होती हैं, बहुत भोंडापन भी दिखाते हैं। तो एक मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आजकल के जो कलाकार हैं वो शॉर्ट रील कल्चर में फंस चुके हैं। थोड़ा सा बताया फिर ख़त्म हो गया उनका। तो इस इन्वायरमेंट में आप ये जो लॉन्ग फॉर्म गज़ल है, इसको कैसे जगह बनाई जा सकती, क्या किया जा सकता है? आप जो चुभती हुई जो वो प्यारे शेर डाली,
जैसे हम पूरी प्रोग्राम में हम जैसे रिकॉर्डिंग करते हैं जी। तो बीच बीच में जो एक कोई शेर बहुत अच्छा लगा हम्म। उसकी क्लिपिंग निकाल के डालते हैं। अच्छा। वो आप देखिए, एक फिल्मी गाना है, हम्म। मुझको पीना है पीने दो, हम्म। बहुत पुराना फिल्म का गाना है, हम्म। लेकिन एक लेडी ने एक रील में गाया है, तुम पियो तो गंगा जल है ये, मैं पीऊं तो है ही शराब। हम्म। उसके बाद ये गाना हिट हो गया। हम्म। तो वो पर्टिकुलर उस पूरे प्रोग्राम, उस गाने में वो लाइनें कितनी थी कि तुम पियो तो गंगा जल है ये और मैं पीऊं तो है ही शराब। हम्म। तो ये क्या आप प्रेजेंट कर रहे हैं, क्या आप पेश कर रहे हैं, क्या आप सामने वालों को सुना रहे हैं, ये डिपेंड करता है। कैसा ही क्या हिट होना चाहिए। हाँ। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ऐसी चीज होनी चाहिए जो व्यूअर्स के दिमाग को एकदम से क्लिक करे। क्लिक करें, सीधी सीधी हाँ। सरल बात हो। आज के समय में शजर आम आदमी नहीं जानता है, जी जी। ठीक है, तो हमें सीधे सीधे शेर सुनाना है। और तो कुछ ना हुआ पी के बहक जाने से, बात मैं खाने की बाहर गई मैं खाने से, वाह लोग सुन लेंगे, वाह वाह करेंगे। वाह वाह, सही ठीक बात है। है, सही बात है। तो सर अगला क्वेश्चन इसी कड़ी में ये है कि जैसे आज के ज़माने में प्योर सिंगर को ज़्यादा लाभ मिलता है कि ये जो डिजिटली प्लेटफॉर्म पे सिंगर्स हैं इनको ज़्यादा लाभ मिलता है? जो प्योर सिंगर्स हैं, जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं, उनको ऊपर उठने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, तो किस्मत की बात है। स्टार बम्बई में हजारों लाखों कलाकार संगीतकार भरे पड़े हैं। जी। एक स्टार किसी का भी नहीं होता है। हम्म। आप अभिजीत भट्टाचार्य जी हैं, हम्म। वो जमाने से मुंबई में रहते हैं। एक गाना हिट हुआ, ओले ओले, वहां से वो स्टार बन गए। जी। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म आपको प्रसिद्धि दे सकता है, लेकिन आत्म सुख नहीं मिलेगा। उसमें बंधन होता है, वो मेटरिस्टिक होता है, आदमी फंसा रहता है। और अपना स्वांताय सुखाय या कर लिए या मन के सेटिस्फेक्शन के लिए आपको डिफरेंट अलग आना पड़ेगा। तो मतलब सर आपका कहने का मतलब है जैसे वो कच्चा बादाम वाले भाई साहब हिट हुए थे और एकदम से डाउन हो गए, है ना? मतलब यही कहने का मतलब है बेगम कि- अख्तर आदमी हिट है, मेहंदी हसन आदमी हिट है, जगीर सिंह आदमी हिट है, मोहम्मद रफी साहब आदमी हिट है। जमीनी स्तर पे पहचान बनाना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अच्छा, एक चीज सर कानपुर में टैलेंट बहुत ज्यादा है लेकिन मंच बहुत कम है, तो इसका असली कारण क्या है? सिस्टम खराब है, आर्टिस्ट कमजोर है, या फिर ऑडियंस की दिक्कत है? मुझे ये नहीं समझ में आता। टैलेंट तो बहुत भरा पड़ा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? सर आप तो जैसे इतने इसी फील्ड में हैं, तो आपको क्या रियलाइज होता है? जो टैलेंट है ना, वो चाहते हैं इंस्टेंट हमें उसका रिजल्ट मिले, और जो आर्ट होती है वो डे बाय डे रवा होती है। हम भागेंगे नहीं, आप अपने जगह काम करते रहिए, पहचान बनाइए, बनती है। अगर आप अच्छा करते रहे तो धीमे धीमे पहचान बनेगी। तो सर जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि मंच कम है, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? मंच खूब है, खूब है। खूब है मंच, खूब रोज कंपटीशन होते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनाइजर सही नहीं, वो कैश करते हैं। सबसे ज्यादा कंपटीशन डांस के होते हैं जी। हाँ, ये बात तो सही है। और डांस में फूहड़ डांस दिखा दिखा के पहले स्क्रीनिंग करेंगे, ये ऑडियंस को दिखाएंगे। फूहड़ डांस से कुछ ना कुछ हासिल होगा। कंपटीशन खूब होते हैं। अच्छा, कंपटीशन होते पहले हैं। जो कंपटीशन होते थे उसकी बात अलग थी, कानपुर में क्रेजी होता था। बिल्कुल। अब वो पता नहीं कौन कौन से लोग करवाते रहते हैं। अच्छा, तो आप ऐसा कुछ नहीं करवाते? कुछ अपने हम नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हम अपने ही काम में अभी डूबे हुए हैं। तो आपकी जो क्लासेस चलती हैं सर, वो मतलब कहाँ पे चलती हैं? ऑनलाइन, नहीं, ऑफलाइन? हम क्लास देते ही नहीं, इस लायक नहीं। कैसी बात? इनफैक्ट नहीं, वास्तव में देखिए, गुरु शब्द होना बहुत गहरा होता है। हम खुद अभी सीख रहे हैं, तो हम अब जो कुछ लोग एक दो मित्र हैं बहुत पीछे पड़ गए। अब जो ये मोहतरमा है, हाँ, जिनके अभी आपने जिक्र किया जी, वो इनकम टैक्स ऑफिसर थी,
अच्छा, आपके साथ ही होंगे शायद वो। कभी मैंने उनको ऑफिस में मिल गए तो नमस्ते किया, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती थी बात करती, ठीक नमस्ते ठीक। लेकिन एक प्रोग्राम में वो आई, मुझसे कहने कि प्रदीप जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ भरी महफिल में। ये जी मैंने कहा बोलिए। कि मैं आपका माथा चूमना चाहती हूँ, सर्वोच्च सम्मान मुझको मिला है। बहुत बढ़िया। एक पब्लिक प्लेस पे सबके सामने वो आके कह रही है कि मैं आपका माथा चूमना चाहती हूँ, तो वो सम्मान फिर मैंने उस नजरिए से, जब उन्होंने बाद में मुझसे कहा मैं सीखना चाहती हूँ, मैंने कहा ठीक है मैं आपको आवाज सुनूंगा, लेकिन पेशेंस चाहिए संगीत में, पेशेंस चाहिए। हर गाने के लाइन को जितनी बार गाएंगी उतनी बार में नया लुत्फ आएगा, जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार में एक नई चीज बात आएगी, बस आपको डूबने की बात। ये बात तो है, लेकिन इसके लिए आप मतलब जो सीखने वाला कलाकार है उसके अंदर ये स्किल होनी चाहिए कि वो इसको सीख सके। पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए। समुद्र है, संगीत समुद्र है, इतना बड़ा समुद्र है, डूबते जाइए, जितनी गहराई में जाएंगे उतने मोती आप पाएंगे, और छलछलाते रहिए। खूब गाना पैसा। आप बताइए कौन सा कब से हीरो हांडा और सारेगामा आ रहा है? जी जी। हर साल ऐसे ऐसे कलाकार आते हैं, पंडित जसराज रोने लगते हैं, लता जी रोने लगते हैं, वो कहाँ गए? कहाँ गए? कहीं सुनते हैं आपको? पैसा कमाना, फॉरेन कंटेंट आ रहे, पैसा कमाना, नाम कमाना बहुत बड़ी बात है। सर जैसे एक पर्सनल सवाल है कि आपकी जो फैमिली है उससे आपको कितना सपोर्ट मिला, और क्या कभी आपके इस काम को लेके कोई फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हुआ आपकी फैमिली में? पेरेंट्स को छोड़ दीजिए, पेरेंट्स ने तो आपने बताया कि उस जमाने में ऐसा होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट योर करंट फैमिली जो अभी आपका। मेरी पत्नी जी की वजह से हम यहाँ तक पहुंचे। अरे बहुत अच्छी बात है। और अगर उन्होंने सपोर्ट ना किया होता तो हमारा गाना बड़ा मुश्किल था। नौकरी छोड़ते समय भी मेरी पत्नी ने मुझको सपोर्ट किया, और आज भी शाम को ये ड्रेस पहननी है, कौन सी ड्रेस पहननी है, कौन सी ड्रेस पहननी है, वो उनको मालूम होता है कि आज ये पहननी, परसों आपके पहनने गए थे। हमारे साथ रोज फीमेल आर्टिस्ट चीज होती है, जी जी जी। बहुत लोग कहते सुनते, लेकिन उनको अपने पर विश्वास है, हमको उन पर विश्वास है। और हमारे जो मेरे गुरु, मेरी माँ और मेरी पत्नी, मेरे आगे बढ़ने में इन तीन का बहुत बड़ा योगदान। मेरी पत्नी का तो शादी के बाद ही हमने संगीत लाइन में ज्वाइन किया है। शादी के पहले गुनगुनाते थे, लेकिन शादी के बाद ही हम इस लाइन में। अच्छा, आप पूरी तरीके से तभी आए हैं। तो फिर से एक बार साबित हो गया कि एक कामयाब पुरुष के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सुनिए, महिला का हाथ होता है। एक कमल गुप्ता जी कानपुर की कवित्री, उनका ये 4 लाइनें मैं जरूर पढ़ता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल। कागज पे हमने आज उतारी है जिंदगी। ये लाइनें कहीं आपको जो मैं सुना रहा हूँ, हाँ हाँ। कहीं नहीं सुनी? कागज पे हमने आज उतारी है जिंदगी, गजलों के रंग भर के संवारी है जिंदगी, और तुलसी सा वो महान हो या कालिदास हो, तुलसी सा वो महान हो या कालिदास हो, नारी ने हर किसी की सुधारी है जिंदगी। बहुत बहुत सुंदर, बहुत वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सर म्यूजिक इंडस्ट्री में आपकी नज़र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? पैसा, पॉलिटिक्स या रिकॉग्निशन? पॉलिटिक्स, ये सब जगह की प्रॉब्लम है। सब जगह, सब जगह। नौकरी भी छोड़ी, पॉलिटिक्स। अच्छा, जातिवाद, जातिवाद। जातिवाद के चक्कर में फंस गया, गलती से कायस्तों में पैदा हो गया। मैं तो कहता हूँ अगर मैं मुसलमानों में हाँ। या ब्राह्मणों में पैदा होता हाँ। तो मैं बहुत आगे होता। गलती से कायस्तों में पैदा हो गया, ना कायस्थ के रहे ना ब्राह्मणों के रहे, दोनों हम थे। इसी वजह ऐसा मतलब क्या हो गया था जो आपको जॉब छोड़नी पड़ी? मतलब वहाँ कुछ ऐसा? हाँ, जातिवाद तो था। अच्छा, और हमारा जुनून था संगीत। तो आपने बीच में ही नौकरी छोड़ दी? हाँ,
फिर अपने जब हमारा प्रमोशन हुआ था, मैंने 32 साल जॉब किया है। अच्छा 32 ईयर्स तो बहुत लंबा टाइम। हाफ पेंशन मिलती है मुझे। अच्छा नहीं ठीक है, it's okay, good। लेकिन मस्त हूँ, जरूरतें कम है। जी 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 जी। आपने जैसे ये रिटायरमेंट लिया, तो आपने अपनी जरूरतें सीमित कर ली। हमारा सिर्फ एक ही है, सिर्फ गाना गाना और गाना, नन ऑफ सेकेंड। बहुत से ऑफराइज काम के लिए, उस काम के लिए बहुत आते हैं। एक आगे आने वाले 5 सालों में आपका क्या विजन लेके चल रहे हैं ऑडियंस को? ये मेरा आखिरी आपसे सवाल है कि आप ऑडियंस को क्या संदेश देना चाहेंगे? बड़ा कठिन सवाल है कि ऑडियंस को तुरंत चाहिए, उसके पास सोचने समझने का समय नहीं है। तो बड़ा कठिन सवाल है, इसका सवाल हम न दे पाए। आप क्या विजन लेके चल रहे हैं, कहाँ जाना चाहिए म्यूजिक? देखिए, जो हमारी गजल और भजन की प्रथा है, जी ये जो है, ये एवरग्रीन है, हमेशा रहेगी। हमेशा। फिल्मी गानों में, अब के गानों में वो डुबाव नहीं है, वो रस नहीं है, जी। इंस्टेंट है। एक जैसे डुएट गाना है, तो मतलब लगा कि हमें ये नहीं मालूम फीमेल आर्टिस्ट कौन गा रही है, या फीमेल आर्टिस्ट को नहीं मालूम कि मेल आर्टिस्ट कौन गा रहा है। वो गए, वो चार लाइनें अपने गई, रिकॉर्ड में चली आई, एक हफ्ते बाद दूसरा गए, वो चार लाइनें रिकॉर्ड किया, बन गया। पहले क्या होता था कि डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर, सिंगर, एक्टर साथ बैठते थे और सबको देख के वो कंपोजिशन बनते थे। तो अब वो स्कोप हमको वर्तमान में दिख नहीं रहा है। सही कह रहे हैं। कुछ कलाकार बहुत अच्छे हैं, श्रेया घोषाल वगैरह बहुत जी अच्छी जी आई। जी, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, बहुत ही सार गर्भित बातचीत आपसे रही है। आपके लिए मैं खुद 2 लाइन जो मेरी खुद की लिखी हुई आपको, आप इसे मेरी तरफ से एज अ गिफ्ट समझ लीजिए, टाइटल समझ लीजिए। पत्ता भी हिलता है, पत्ता भी हिलता है प्रभु की कृपा से, मैं तो फिर भी इंसान हूँ। सरस्वती ने कंठ में देखो राज है किया, वरना मैं तो बेजुबान, वरना मैं तो बेजुबान। ये लाइंस टोटली आपको समर्पित है, कनपुरिया डायरीज की तरफ से, हमारी तरफ से। तो थोड़ा बहुत राइटिंग का शौक मुझे भी है, भजन मैं भी लिखती रहती हूँ। गा नहीं सकती, मुझे नहीं लगता इतनी अच्छी आवाज़ है। तो बस आपके लिए मुझे लगा कि ये लाइन, आप एक सरस्वती पुत्र हैं, आपको समर्पित है कनपुरिया डायरीज की तरफ से। थैंक यू सो मच, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। और व्यूअर्स, आपसे निवेदन है कि अगर ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, क्योंकि कलाकार की ज़िंदगी कितनी संघर्ष भरी होती है ये आप इस पॉडकास्ट के ज़रिए समझ सकते हैं। ऐसे कई स्टूडेंट्स जो संगीत के क्षेत्र में आना चाहते हैं, सर से कुछ सीखना चाहते हैं, तो उन्हें डेफिनेटली इस पॉडकास्ट से सीखने को मिलेगा। ये पॉडकास्ट आम जनता के लिए है, तो कृपया करके आपके बीच में से भी ऐसी कोई शख्सियत जिसके पास कुछ स्पेशल हुनर है, तो वो प्लीज़ हमारे पॉडकास्ट में हमारी टीम से, हमसे संपर्क करें, मैसेज करें, DM करें। हम उन्हें आमंत्रित करेंगे, हम उन्हें बुलाएंगे। थैंक यू सो मच, नमस्कार।